स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम जैसे मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पर एक साथ करेंगे। तो चैप्टर 5 का मैंने सिर्फ वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम चैप्टर 4 भी एक साथ ही पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 जहाँ तक हम ख़त्म किए थे, हमने चैप्टर 4 का वर्कशीट 3 तक ख़त्म कर दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 4 का। बट वर्कशीट 4 स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर कुछ लॉ एप्लीकेबल होंगे, उस लॉ को मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद हम वर्कशीट 4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ वर्कशीट 4 का इंट्रोडक्शन समझ लो सिर्फ, ठीक है। तो जैसे कि हमने लॉ 2 का बिट 1 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लॉ 2 का बिट 2, ठीक है। मैं लॉ 2 का दूसरा पार्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लॉ 2 का दूसरा जो पार्ट है, यहाँ पर गिवन है, देखो ध्यान से, इफ x बी एनी रैशनल नंबर x इज नॉट इक्वल टू 0, देन यहाँ पर लिखा है m एंड n बी पॉजिटिव। यहाँ पर बोला है कि x एक रैशनल नंबर है, x कोई भी एक रैशनल नंबर हो सकता है, और x का जो वैल्यू वो 0 नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। और m एंड n है वो एक पॉजिटिव होगा, m और n जो है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे और एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है, n बड़ा होना चाहिए, मतलब m और n में से n यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 बाय x टू द पावर n माइनस m। इसको आप एक लॉ समझ लो, लॉ 2 का ये सेकेंड पार्ट है। तो अब इसको याद कर लो ऐसे कि अगर ये कंडीशन हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहाँ बोल रहा हूँ n बड़ा होना चाहिए, n बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर n जो है वो बड़ा होना चाहिए, ध्यान से। तो अगर इस फॉर्मेट में हो क्वेश्चंस, अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन अगर हो, n यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, m यहाँ पर तब छोटा होना चाहिए। अगर n बड़ा है तो ऑब्वियसली m क्या होगा, छोटा ही होना। तो यहाँ पर n बड़ा है, m छोटा है, तो यहाँ पर, तो जैसे मैंने कंडीशन यहाँ पर दिया है n बड़ा m छोटा, वैसे ही अगर इस फॉर्मेट में होते हम, इसका फॉर्मूला ये हो सकता है x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। अगर ऐसा है तो इसका फॉर्मूला ये होगा, तो 1 बाय x टू द पावर n माइनस m, ठीक है। तो जैसे हमको पता है बेस सेम होने से पावर क्या हो जाएंगे, बेस अगर सेम है, बीच में अगर क्या हो, बेस सेम है, यहाँ पर x है, बीच में क्या है, डिवीजन का सिंबल है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम 1 बाय मतलब इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे, इसको हम नीचे अगर ले आ जाएंगे, तो ये बच्चों ये n के साथ m माइनस होगा, m के साथ n नहीं होगा, ये n के साथ m माइनस होगा। तो आप इस लॉ को समझ लो, आप इसको याद रख लो ऐसे, ठीक है। अगर 1 बाय नहीं देते तो क्या होता, आंसर इसका, अगर सपोज ये मैं 1 नहीं लिखता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, इसका हमको पता है x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, क्या होगा आंसर ना, x टू द पावर m माइनस n। बट 1 यहाँ पर देखो ऊपर, 1 हमको क्या करना है, इसको हमको नीचे लाना है, तो 1 ऊपर रखना है हमको। तो 1 जब ऊपर रहेगा तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो लॉ 2 का सेकंड पार्ट यही बोल रहा है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। अब ये जो फॉर्मेट है x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n जो है यहाँ पर, इसी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखो। ये है x, ये है x दोनों इक्वल है, देखो मैंने यहाँ पे दोनों को इक्वल रखा है, 3/7 सॉरी, ये एक पार्ट है, 3/7 दोनों इक्वल है। देखो मैंने चाहा है कि ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में मैं इस क्वेश्चन को रखूं, उसी फॉर्मेट में है, देखो इसी फॉर्मेट में है ये क्वेश्चंस। देखो ये दोनों बराबर है, यहाँ पर भी दोनों देखो बराबर है, 3/7। यहाँ पर तो जैसे मैंने कहा था n बड़ा होना चाहिए, देखो मैंने n को यहाँ बड़ा रखा है, 6 रखा है। यहाँ पर मैंने कहा था m छोटा रहेगा, देखो m यहाँ पर मैंने पावर छोटा रखा है। तो इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन मैच हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो नॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं, तब हम लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल वे में अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर 3/7, यहाँ पर है 4, ये है डिवाइडेड बाय, ये है 3/7 टू द पावर 6, ठीक है। ध्यान से देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये 7 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब 3/7 होल टू द पावर 4 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 3/7 होल टू द पावर 6 के साथ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3/7 होल टू द पावर 4, ये डिवाइडेड हो रहा है बच्चों किसके साथ, 3/7 टू द पावर 6। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मैं से डिवीजन का इक्वल टू यहाँ पर दो, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, कैसा करोगे, तो इसको हम एक्सपांड कर देते हैं, 3/7 होल टू द पावर 4,
तो इसका मतलब 3/7 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3/7 इंटू 3/7, ये 3 बार, ये और एक बार 4 बार। ठीक है, इसको ये जो 3/7 था ये न्यूमरेटर पार्ट में मैंने इसको एक्सपांड कर दिया, तो न्यूमरेटर पार्ट को मैंने एक्सपांड किया। अब मैं डिनोमिनेटर पार्ट को एक्सपांड करूंगा, तो 3/7 कितने बार है, 6 बार है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 6 बार, 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6। देखो बस 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैंने 4 बार किया, इसको मैंने 6 बार किया। चलो ये एक्सपेंड हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो, 3/7 ऊपर है, यहाँ पे 3/7 है। अगर यहाँ पे 3/7, ये भी 3/7 सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट। ये भी 3/7, ये भी नीचे 3/7, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर होने से कैंसिल आउट हो जाते हैं, याद रखो। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए, प्लस होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 3/7 सेम है, मतलब ये क्या है, ऊपर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर वही है, और सब में ऑपरेशन क्या है, इनटू है, सब में इनटू है, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये भी 3/4, ये भी, सॉरी बच्चों यहाँ पे 3/7 होगा, ये 7 है। ठीक है, तो 3/7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। 3/7 तो ऊपर का 4 नीचे का 4 कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे बताओ ऊपर क्या रहा, नीचे क्या रहा। आप बोलोगे ऊपर रहेगा सिर्फ 1, क्योंकि सब तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो ऊपर 1 रहा। नीचे क्या रहेगा, नीचे रहा 3/7, 4 था, 4 कट के बचा कितना, ये 2 3/7 यहाँ पर बचा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/7 होल टू द पावर 2। यहाँ तक क्या डाउट है बोलो, कुछ डाउट नहीं आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छी तरह। यहाँ तक तो समझ में आ गया, मतलब फाइनली हमारा आंसर ये हुआ 1/3/7 होल टू द पावर 2, मतलब 3/7 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैच, अब ये प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा था, अब हम इसको लॉ अप्लाई करेंगे। मतलब सेकंड लॉ जो है, सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ का जो सेकंड पार्ट है, वो लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन है, जिसका मुझे आंसर निकालना है, ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में है। तो हम इतना लंबा मेथड ना करके हम क्या करेंगे बच्चों, हमने देखा कि इस फॉर्मेट में, मतलब ये जो क्वेश्चन है इस, ये जो लॉ के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो हम लिख देंगे। तो इस, ये फॉर्मूला में क्या है आंसर, ये क्या है इसका फॉर्मूला, 1/x⁻n-m। तो देखो ये मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है देखो x⁻n, यहाँ पर x क्या है 3/7 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3/7। ठीक है, फिर देखो लॉ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर x होना चाहिए, फिर ऊपर क्या n-m, तो यहाँ पर बोलो n और m कौन है। तो देखो क्वेश्चन को मैच करो यहाँ पर फॉर्मेट में, तो m कौन है, m है 4, n है कितना 6। तो यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, n-m। तो n-m, तो n ये है, m ये है, तो 6 के साथ 4 माइनस होगा। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे हम 6 - 4। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकलेगा 1 ये क्या हुआ 3/7 टू द पावर 6 से 4 माइनस हुआ 2। तो अब बच्चों देखो हमने जब लॉ अप्लाई किया, देखो आंसर मैच किया, ध्यान से देखो, देखो ये दोनों आंसर मैच हुआ, आंसर क्या हो गया, मैच नहीं हुआ। यहाँ पर देखो इस, ये जो हमने सॉल्व किया इसका आंसर देखो, और यहाँ पर जो आंसर मैंने सॉल्व किया इसको। तो हम इतना लंबा मेथड नहीं करके हम क्या कर देंगे, जब हम देखेंगे कि लॉ में ये जो क्वेश्चन है इस लॉ में है, तो हम बच्चों ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट हमको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इतना लंबा मेथड हम ना करके हम अगर लॉ को याद रखेंगे तो बच्चों आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने समझाया, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया विदाउट यूजिंग लॉ, और ये जो मैंने किया ये इधर किया तो यूजिंग लॉ मैंने किया। तो इस ये लॉ अप्लाई करने से ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, लॉ 2 खत्म हो चुका है, अब लॉ का कोई पार्ट नहीं है, अब हम लॉ 3 पढ़ेंगे। तो चलो लॉ 3 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों लॉ 3, यहाँ पर लॉ 3 गिवन है, इफ x इज नॉन जीरो रैशनल नंबर। यहाँ पर बोला है कि अगर x एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू जीरो, ध्यान से सुनो, x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रैशनल नंबर। अगर ऐसा हुआ देन x टू द पावर 0 आंसर होगा 1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप याद रखो। अगर बेस, यहाँ पर बोल रहा है जो x है, x यहाँ पर क्या है बच्चों, बेस है, जीरो यहाँ पर क्या है, पावर है, तो जो बेस है x है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो ना हुआ, नॉन जीरो नंबर अगर हुआ, अगर उसका पावर जीरो है, तो बच्चों वैल्यू 1 होगा। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। इस लॉ के रिलेटेड में कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मन से कुछ लिखे हैं, ये आपके बुक में नहीं है आई थिंक, मैंने यहाँ मन से लिखे हैं ताकि आप इस लॉ को समझो। तो चलो बच्चों पहला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है
इसको 8 पकड़ लो, 8। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है 7/8 टू द पावर क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेस वो बोला था एक, यहाँ पर बेस क्या है, ये जो बेस है x 7/8 है। तो ये क्या है जो मैंने ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है 7/8, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 7/8 जो है वो क्या है, x है, x का वैल्यू है 7/8। ठीक है, तो इसको अगर इस लॉ के साथ अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो x के जगह पे यहाँ पर कौन है 7/8 है। तो देखो उस फॉर्मेट में नहीं है, जैसे हमने लॉ पढ़ा है लॉ 3, ये लॉ के 3 के फॉर्मेट में है। लॉ 3 जो हमने पढ़ा उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो 7/8 मतलब x टू द पावर 0, तो ऐसा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसका वैल्यू 1 होगा। अगर सिंपल सा बात है, अगर बेस अगर नॉन जीरो नहीं है, कुछ भी नंबर हो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो छोड़ के और कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर जीरो है, अगर उसका पावर जीरो है तो बच्चों वैल्यू 1 होगा। ठीक है, वैल्यू 1 होगा। अब हम करेंगे इसको, तो यही लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पर कितना गिवन है 2 टू द पावर 0, आराम से लिख दो वैल्यू 1 होगा। इसका इंटू दे दो, फिर 5 टू द पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1 होगा, इंटू इसको सॉल्व करो 7 टू द पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो फाइनल बच्चा आंसर कितना 1 इंटू 1 कितना आंसर होगा, लास्ट में 1 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो। 7 टू द पावर 0 एनी बेस कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 7 टू द पावर 0 वैल्यू 1 हो गया, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 वैल्यू 1। तो बच्चों इसका आंसर निकलेगा प्लस है ना, तो ये 3 हो जाएगा। समझ में आ गया लॉ नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे, अब हम पढ़ेंगे लॉ 4। लॉ 4 यहाँ पर गिवन है, इफ x बी एनी रैशनल नंबर x इज नॉट इक्वल टू 0 और m और n बी एनी इंटीजर, तो ये है लॉ। कहने का मतलब अगर x कोई भी एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और x का जो वैल्यू वो 0 नहीं होना चाहिए, और इसकी इस फॉर्मूला के अंदर जो m और n हमने जो यूज किया है, तो m और n जो है वो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, बी एनी इंटीजर। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो बच्चों इसका आंसर ये होगा। अगर कहने का मतलब यहाँ पर देखो x टू द पावर m है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बच्चों 2 पावर है, मतलब पावर के ऊपर और एक पावर है। जैसे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने लिखा x टू द पावर m, मैंने आपसे पूछा बेस क्या है, पावर क्या है, तो आप बोलोगे बेस है x और पावर क्या है, पावर है m। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर मैं इसी को ऐसे ब्रैकेट में देकर यहाँ पर ऊपर लिख दूं n, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे बेस क्या है और पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर बेस होगा क्या, x टू द पावर m होगा बेस, और पावर क्या होगा n होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में हो, मतलब पावर के ऊपर और एक पावर हो, तो बच्चों ध्यान रखो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो मैंने ऐसे किया यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या है x टू द पावर m था, फिर x टू द पावर m के ऊपर और एक पावर है, मतलब ये जो ब्रैकेट देने का मतलब ये है कि ये होल को कंसिडर कर रहा है। ब्रैकेट का मतलब ये पूरा होल को कंसिडर कर रहा है, मतलब टोटल x टू द पावर m के ऊपर पावर है n। समझ में आ रहा है, x टू द पावर m ये बेस है, ये उसके ऊपर पावर कितना है n है। अगर पावर के ऊपर सिंपल सा बात याद रखो, अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे। तो देखो मैंने दोनों पावर को इंटू कर दिया है, m इंटू n, तो m इंटू n mn ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब चलो इस लॉ के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह ये लॉ 4 समझ में आ जाए। क्लियर, तो यहाँ पर देखो बच्चों ये लॉ के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस 2 लिखे हैं। तो देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है टू द पावर क्या है 3 है, मतलब इनको इन दोनों का होल स्क्वायर है, मतलब ये मतलब 5 का स्क्वायर है, होल टू द पावर क्या है, होल किसका है, मतलब है पावर क्या है 3 है। आप इसको होल क्यूब भी बोल सकते हो, 5 स्क्वायर होल क्यूब, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 5 टू द पावर 2 होल पावर कितना है 3 है। तो यहाँ पर देखो पावर के ऊपर और एक पावर। ठीक है, तो देखो ये जो है क्वेश्चंस मैंने लिखा है ये लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर देखो जैसे हमने लॉ पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो, 5 का जो स्क्वायर है, जैसे मैंने कहा था पावर के ऊपर पावर हो तो पावर 2 पावर हो तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे इंटू हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दोगे बच्चों कितना 5 टू द पावर 2 इंटू 3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर होगा 5 टू द पावर 6 हो गया। अगर मुझे ये क्वेश्चन ऊपर लिखा होता फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू निकालते इसको बाहर करते, यहाँ पर 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करते, जो इंटू करते वैल्यू निकलता है। बट मैं यहाँ पर इसको समझा रहा हूँ कि लॉ देखो कैसे अप्लाई हो रहा है। पावर के ऊपर पावर रहा तो सिंपल सा बात है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं, बस इतना ही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैसे भी दिया है, यहाँ पर क्या है 2/5 है, टू द पावर क्या है 3 है, फिर इनके ऊपर होल स्क्वायर है, इनके ऊपर कितना है होल का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो ये पावर है, पावर के ऊपर और एक पावर है, तो बेस ऐसे लिखेंगे, बेस को लिख दो ऐसे ही 2/5,
और ये दोनों पावर जो है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2। तो बच्चों इसका आंसर निकलेगा 2/5 टू द पावर 6। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया लॉ? आज की क्लास में हमने लॉ 2 पढ़ा, लॉ 2 का सेकंड पार्ट पढ़ा हमने, लॉ 3 पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा हमने, लॉ 4 पढ़ा। तो लॉ तो रिवीजन हम कर लेते हैं। लॉ 2 में हमने क्या पढ़ा, लॉ 2 का सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, अगर n बड़ा हो m से, तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसका आंसर। मतलब इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम ये लॉ अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। लॉ 3 हमने क्या पढ़ा, अगर बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी नहीं मतलब बेस नॉन जीरो नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाएगा। याद रखो बच्चों, x का वैल्यू जो होगा, x का जो नंबर होगा वो नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो छोड़ के कोई भी नंबर होगा यहाँ पर। अच्छा, लॉ 4 में हमने क्या पढ़ा, लॉ 4 में हमने पढ़ा अगर पावर के ऊपर और एक पावर रहा तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल सा बात है। तो तीनों जो लॉ हमने पढ़ा, लॉ 2 का सेकंड पार्ट, लॉ 3 और लॉ 4, तो इस वीडियो में इतना ही। अब ये सारे लॉ का एप्लीकेबल हम नेक्स्ट जो वर्कशीट 4 जब करेंगे, तो सारे लॉ का हम एप्लीकेशन करेंगे उसका, ये सारे लॉ हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ और भी कुछ लॉ है जो मैं आपको अपकमिंग क्लास में पढ़ाऊंगा, बट इतना लॉ आप याद रखो, आप बहुत आसानी से वर्कशीट 4 खत्म कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और एक बात कहना था कि आप, मेरा और एक चैनल है अखिल साइंस क्लासेस, तो आप उसको भी जाके थोड़ा देख लो। मतलब उसमें मैंने चैप्टर 1 खत्म कर दिया है, वहाँ पर मैंने इनसाइड क्वेश्चन आंसर भी सब बुक्स का पेज वाइज मैंने किया है। आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखा रहा होगा, तो आप उसको देख लो, मतलब व्हाट्सअप नंबर सेव कर लो। आप कोई भी डाउट हो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।